नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग हो गई है और ये जो आज का चुनाव है ये बहुत ही बेहतरीन हुआ, क्योंकि लगातार जहां जहां से खबरें आ रही थी, पिछले साल हमने देखा कि पिछले चुनाव में कई झड़प की खबर आती, हिंसा की खबर आती, आज ये खबरें कम थी। ये भी एक अच्छी बात है। और खास तौर पर आज जो सीटें हैं, आज लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव थे। दो राज्यों के कौन कौन से राज्य थे? वो थे आंध्र प्रदेश और दूसरा था उड़ीसा। और यहां पर क्या सिनेरियो बनेगा, इसके अलावा क्या क्या आज के दिन बड़ा हुआ, ये हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ रोजाना की तरह हैं अरुण चौबे सर, संपादक हैं इंडिया.com के। और आज सर हम सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं हैदराबाद से, तेलंगाना से। तेलंगाना की जो सीट है, असदुद्दीन ओवैसी और माधुलेता की जो जंग है, आपस में चुनावी जो लड़ाई है, वो बहुत नज़दीकी नज़र आ रही है। लगातार माधुलेता ग्राउंड पर सुबह से ही नज़र आ रही थी। क्या लग रहा है सीट पर, क्या कुछ उलटफेर होने वाला है? धन्यवाद नरेश जी। उलटफेर की तो नहीं जानता जी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ओवैसी भी जो है, असदुद्दीन ओवैसी जो है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका अपना गढ़ है। जी, और वहाँ का अगर आप कॉम्बिनेशन देखें, तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी जीती है और माइनॉरिटी वोट बैंक जिस तरह से एक मुश्त वोट जो गया है उन लोगों के फेवर में, जी, उस तरीके से देखा जाए तो माइनॉरिटी वोट में विभाजन नहीं होता दिख रहा है। जी, वो लोग जो है, चूंकि वो जान रहे हैं कि तीसरी बार जो है बीजेपी 400 पार के नारे के साथ आई है तो पूरी शक्ति लगाएगी, और उसके तहत माधवीलता ने पूरी शक्ति लगाई। आपने देखा कि कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई, कई सारे, आप उनके भाई को लेकर कहा गया 15 मिनट 15 सेकंड इस तरह के बातचीत हुई। लेकिन उसके बीच में जो है, अभी भी असदुद्दीन ओवैसी कॉन्फिडेंट है कि उनका पिछली बार विक्ट्री मार्जिन 2.8 लाख था, 2,80,000 विक्ट्री मार्जिन था। तो उस विक्ट्री मार्जिन को वो लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी जो है, चूंकि उसी कंस्टिट्यूंसी में जो एज एक असेंबली कंस्टिट्यूंसी से वो टाइगर राजा जीतते हैं, हैदराबाद की एक कंस्टिट्यूंसी से, असेंबली कंस्टिट्यूंसी से, तो बीजेपी लगी हुई है कि कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे आप कहेंगे कि महिला वोट बैंक को लेकर, साइलेंट जो वोट बैंक है मुस्लिम कम्युनिटी में, उसको खुश करते हुए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की कुछ योजनाएं हैं जिसमें जो महिलाओं को ज़बरदस्त लाभ मिला है, या ट्रिपल तलाक का मामला है, हलाला का मामला है, इस तरह की कन्वेंसिंग करके जो है कोशिश की जा रही कि साइलेंटली वोट जो है शिफ्ट हो। वो कितना कारगर होगा अभी तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सर। लेकिन सर आज एक वीडियो सुबह सुबह आया, माधवीलता जो मुस्लिम महिलाएं थी, जो मुस्लिम वोटर्स आई थी, उनका बुर्का उतारकर उनकी आईडी चेक कर रही थी, एक वीडियो सामने आया। तो क्या माधवीलता को वहाँ पर ऐसा कोई अंदेशा है कि वो अभी भी कोई कमज़ोर है ओवैसी के? देखिए, कोई भी चुनाव लड़ता है तो इसीलिए लड़ता है कि उसको जीतना है, कोई हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता है। और बीजेपी तेलंगाना में जो बीआरएस का स्पेस, बीआरएस कमज़ोर हुई है, तो पिछली बार 4 एमपी सीट जीती थी 17 में से, तो इस बार बीजेपी डिटर्मिंड है कि उस स्पेस को भरने के लिए। कांग्रेस जाहिर सी बात डिटर्मिंड है। जो कांग्रेस ने जो इस बार सरकार बनाई है, तो उसी प्रोपोर्शन में कांग्रेस की कोशिश है कि तेलंगाना में जो है 17 में से जो ज़्यादातर सीट वो लोग जीतें। और उसकी संभावना भी है, क्योंकि जिस तरह से उनके पास 60+ एमएलएज हैं और 30% माइनॉरिटी वोट बैंक का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है उनको, उस तरह के प्रोग्राम्स भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, तो जाहिर सी बात है उनको माइनॉरिटी वोट बैंक एक मुश्त मिलेगा। साथ में जो उनके परंपरागत वोटर्स हैं उनका वोट बैंक मिलेगा, प्लस जो बीआरएस का खिसका हुआ है उसमें कौन ज़्यादा सेंधमारी करता है वो ज़्यादा सीट ले जाएगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। बिल्कुल सर। अब कांग्रेस की बात करते हैं, आपने कांग्रेस का जिक्र किया, तो आज जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ पर तेलंगाना देखें तो यहाँ पर कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है, क्योंकि मजबूत दिखाई दे रही है कांग्रेस। इसके अलावा पंजाब में भी चुनाव है आज, पंजाब की करीब 8 सीटों पर आज चुनाव है, तो पंजाब में भी कांग्रेस की स्थिति जो ठीक दिखाई दे रही है। तो जो चौथे चरण का चुनाव है, इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन क्या और चरणों से बेहतर हो सकता है? देखिए, कांग्रेस पिछले बार अगर इसी सेगमेंट को देखें, इसी फेज को देखें, तो पिछली बार जो है इस ब्लॉक को 11 सीट जीती थी, और अगर मैं सही हूँ तो एनडीए को 45 सीट मिली थी। कांग्रेस की कोशिश होगी कि पंजाब में अपनी सीट्स को रिटेन करना, जो कि मुश्किल है इस बार। इसलिए मुश्किल मैं कह रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है, और पंजाब की राजनीति में इस बार देखेंगे कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी चारों अलग अलग लड़ रहे हैं। तो इस बार जाहिर सी बात चतुष्कोणीय मुकाबला हो रहा है पंजाब में, तो वहाँ पर जो है विक्ट्री मार्जिन कम रहेगा, और कांग्रेस के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उसी के वोट बैंक और आम आदमी पार्टी जो कि रूलिंग अलायंस है, इस समय रूलिंग पार्टी है, तो रूलिंग पार्टी का जो है किसी भी
चुनाव में जो है थोड़ा सा दबाव बनता बिल्कुल है, रहता है। और उसकी पॉपुलैरिटी रहती है, जबकि पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू ना हो तो मुझे नहीं लगता कि उनकी सरकार जो है इतनी अनपॉपुलर हो गई है, बिल्कुल, तो उनकी भी कुछ सीट निकलेगी ही, तो वो जाहिर सी बात है कांग्रेस का ज़्यादा नुकसान होगा हो उसमें। सकता है नुकसान। जी। वहीं से तेलंगाना की बात करते हैं, तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ पर क्या इस बार कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है? कांग्रेस को बढ़त मिलने की पूरी संभावना इसलिए है, मैंने जैसा कहा कि 60+62 या 67 सीट्स उनकी असेंबली में हैं, और उन्होंने जो है कोशिश की है कि अपना खाता खोला जाए। और साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि जो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो साउथ के जो 130 सीट हैं, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से जो है कॉन्फिडेंट है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल में जो है उनका वर्चस्व बना हुआ है, उसको बनाए रखना है। साथ में उन लोगों का जो सरकार पिछले 2022 में कर्नाटक में आई, तो कर्नाटक में वो लोग डिटर्मिन है कि हम 20+ आउट ऑफ 28 सीट्स में से 20+ सीट जीतेंगे। तो जाहिर सी बात 50% के आसपास जो है वो लोग मतलब डिटर्मिन्ड है कि 10+ जो है हम लोग सीट जीतेंगे। और तेलंगाना में बीआरएस का इस बार जो है जिस तरह से पिछली बार दबदबा था 2 बार के चुनाव के बाद में, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी कुछ कम हो गया है, क्योंकि उनके ऊपर जो है अगर थोड़ा सा कम होता तो वो लोग तकरीबन बराबर होते, लेकिन एक तरफा हुआ। असेंबली इलेक्शन का जो चुनाव हुआ उसमें एक तरफा कांग्रेस के फेवर में लोगों ने वोट दिया, तो इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि साहब जो बीआरएस का वोट बैंक वो तो या तो कांग्रेस की तरफ खिसकेगा या फिर बीजेपी की तरफ, तो खिसकता है तो 50-50 भी हो सकता है, यानी बीजेपी 4 से बढ़ सकती है, कांग्रेस भी जो अपना खाता खोल के 2-4 सीट जीत सकती है। बिल्कुल सर जी। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, ममता बनर्जी और यहाँ पर सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस और आज की जो लड़ाई थी कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है, अधीर रंजन चौधरी की सीट पर भी आज चुनाव था सर, क्या वहाँ पर क्या रहने वाला है? हाँ, अधीर रंजन चौधरी की जो सीट है उनके खिलाफ में आप देखेंगे कि बहरामपुर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इस बार हो गया है कि ममता बनर्जी ने जो है उनको एक तरह से एम्बैरेस किया। पहली तो उन्होंने जो है इंडिया ब्लॉक से अपने को अलग कर लिया, दूसरा ये भी किया कि उन्होंने उन लोगों के साथ में, जैसे राहुल गांधी आए थे, उनकी न्याय यात्रा चल रही थी, तो शुरुआती दौर में उनके साथ मंच साझा नहीं किया, और फाइनली उसके बाद उन्होंने जो है अलायंस में आने से भी मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है कि माइनॉरिटी वोट बैंक जो है उनके साथ में आवे पूरा का पूरा, जो कि 30% वेस्ट बंगाल की राजनीति में है, और जो वोट बैंक उनके जो वहाँ का बाकी वोट बैंक है वो स्प्लिट हो, कांग्रेस और लेफ्ट में स्प्लिट हो, ताकि बीजेपी को भी नुकसान हो और उनका कंसोलिडेटेड वोट जो है बना रहे। इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो बहरामपुर में अधीर रंजन चौधरी जहाँ से लड़ते हैं, तो बहरामपुर में 51% मुस्लिम वोट बैंक है। अब आप समझ सकते हैं कि 51% मुस्लिम वोट बैंक का होना जो है कितना प्रभावशाली होता है, उनके फेवर में जाएगा। तो इसी वजह से वो परेशान है। यूसुफ पठान को उन्होंने उतारा है, यूसुफ पठान प्लेयर हैं, उनकी अपनी एक मुस्लिम समाज में अपील भी है, वो हीरो की तरह प्रस्तुत होते हैं। और बीजेपी की तरफ से निर्मल कुमार साहा, जिनकी कन्वेंसिंग के लिए जो है आप कहेंगे अभी थोड़े दिन पहले जो है योगी भी गए थे, अगर मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ सही से, तो योगी भी गए थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके प्रचार के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है 51% मुस्लिम वोट बैंक, जो कि कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण है। अगर वो मुस्लिम वोट बैंक स्प्लिट होता है टीएमसी और कांग्रेस में, तो उसमें बीजेपी को फायदा दिखता है। आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अब बात करते हैं सर, जो आज की जो बहुत एक कह सकते हैं कि सबकी नज़र जिस सीट पर थी वो थी जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर। एक सीट पर आज जम्मू कश्मीर में चुनाव था श्रीनगर में, और सुबह से ही तस्वीरें आ रही थी कि श्रीनगर में जो वोटर हैं उनमें काफ़ी उत्साह नजर आ रहा था वोट देने को लेकर। अक्सर घाटी में ये दिखाई देता है कि लोग अक्सर लोकतंत्र का जो पर्व है चुनाव, उसमें ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन अब वहाँ पर बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है श्रीनगर में क्या होने वाला है? ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि देखा जाए अभी तक तो कहा जा रहा था कि जो है पार्लियामेंट्री पारा फोर्सेज, यानी जो मिलिट्री फोर्स है और जो आईटीबीपी और ये सीआरपीएफ लगी हुई है, तो सेंट्रल फोर्सेज के दम पे चुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन जिस तरह की मैं भी रिपोर्ट्स देख रहा था, भीड़ उमड़ी है श्रीनगर में, वो बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। इसका मतलब जो बीजेपी ने जो वहाँ पर काम किया है, बीजेपी ने 370 हटाया, उसके बाद वहाँ के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाए, और उसके बाद लोकल बॉडी इलेक्शंस होने का मतलब है कि जो योजनाएं हैं उसका लाभ जो गांव-गांव और छोटे-छोटे जो कस्बों में वहाँ पर गया, बिजली गई, पानी की सुविधा मिली, तो जनता में उत्साह आया है कि जो हम बीजेपी
लेकिन सर जिस बीजेपी तरह से चुनाव नहीं लड़ रही हो। चुनाव नहीं लड़ रही लेकिन सपोर्ट कर रही है एक जी, कैंडिडेट को जी। वहाँ पर एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से। जी। तो वो चुनाव डायरेक्ट न भी लड़े लेकिन जनता का किसी कैंडिडेट के लिए आके सपोर्ट में खड़े होना बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। जी। जो इस्टेब्लिश पार्टी थी उनको एक तरह से देखा जाए तो करारा जवाब भी है। जो कि वहाँ की इस्टेब्लिश पार्टीज कह रही थी कि कश्मीर पूरी की पूरी तरह से जो है देखा जाए तो जो सेंटिमेंटल तरीके से बिखर गया है, वो एकजुट अब नहीं दिख रहा है, कश्मीरियत खत्म होगी, ऐसा है नहीं। अगर जमहूरियत में उनका यकीन दिख रहा है तो इसका मतलब कश्मीरियत बाकी है। बिल्कुल। तो ये उस उत्तर तरीके से प्रदेश में कह क्या सकते होने वाला है? आज के जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पे चुनाव था, तो क्या ये भी भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार की तरह नतीजे आएंगे? कोई कुछ बदलाव होगा नतीजे देखिए में? उत्तर प्रदेश की इस बार की सीट में आप देखेंगे कि 2019 में सबसे जो एक मशहूर सीट थी कन्नौज। जी। कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक ने जो है अखिलेश यादव की पत्नी को डिम्पल को हराया था। जी। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन उसी वजह से शायद इस बार जो है अखिलेश खुद मैदान में है। अखिलेश खुद मैदान में है। उसका दो सिग्नल है। उन्होंने एक तरह से सिग्नल दिया है कि मैं जो लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कहते हैं ना, कोई नेता अगर अपनी पार्टी को आगे आके लीड करता है किसी भी लड़ाई में, चाहे वो चुनाव की लड़ाई हो या बैटलफील्ड हो, सेना नायक अगर आगे होता है तो पूरी आर्मी जो है उससे रिचार्ज बिल्कुल सर, सपा की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब जब सपा कमजोर हुई है तो उनके जो प्रमुख नेता हैं वो मैदान में उतरे हैं। मुलायम सिंह यादव भी कई बार लोकसभा चुनाव लड़े। नहीं, मुलायम सिंह तो हमेशा लड़ते रहे लोकसभा चुनाव, और उन्होंने वो बड़े कद्दावर नेता थे, जमीनी नेता थे, उनकी बात ही कुछ और थी। लेकिन अखिलेश यादव उसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अपने पिताजी की तरह जो है चुनावी रणनीति में, जो है चुनावी राजनीति में जो है अपने को और मांझे, जिसकी कोशिश जो दिख रही है इस बार। और उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया इस बार। समझदारी से काम लेने का मतलब ये है कि उन्होंने जो कांग्रेस के साथ जो इंडिया ब्लॉक में अपने पार्टी को उसके साथ में रखा है, तो ताकि उनका जो वोट बैंक है उसमें बिखराव ना हो, और वो सशक्त रूप से अपने प्रोपेगेंडा तंत्र में भी, राजनीति में प्रोपेगेंडा और नैरेटिव का बड़ा महत्व है चुनाव में, उसको आगे करते हुए वो जो जनता के बीच में विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फिलहाल बीजेपी को शिकस्त दे रहे हैं। अब कितना शिकस्त देंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि वो लोग जो है अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर। अब आखिरी बात जो कर लेते हैं वो उड़ीसा की कर लेते हैं सर, क्योंकि उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी का गठबंधन तो बीजेपी के साथ हो नहीं पाया, और अब वहाँ पर क्या इन दोनों की जो लड़ाई है इसमें कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है? कांग्रेस इस बार जो है, देखिए वहाँ पर दो ही पार्टी ठीक से चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने जो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को और अपने पुराने कैडर्स को, कुछ पुराने नेताओं को भी वापस ले लिया है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई इस बार जो है दूसरे ढंग से चल रही है। अलायंस न होने का कारण ये था कि असेंबली चुनाव में जो है बीजेडी जो है 100 से कम पे तैयार नहीं हो रही थी, और बीजेपी जो है 57 से कम नहीं होने को तैयार हो रही थी। तो और जबकि 147 सीट में से जो है ये लोग चाह रहे थे कि बीजेडी जो है पटनायक साहब की जो पार्टी है वो 100 से नीचे लड़े, इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दे, तकरीबन बराबर की सीट पर लोग चुनाव लड़ें। जबकि वो लोग तैयार थे 21 में से ज़्यादा सीट देने को तैयार थे इनको, 13 सीट देने को बीजेपी को तैयार थे लोकसभा के लिए, और 8 पे अपने लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ये समझौता हो नहीं पाया। उसकी वजह ये है कि 6वीं बार अब की चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ऐसा लोग उनकी पार्टी प्रचार कर रही है, और बीजेपी कह रही है कि हम लोग जो है उनको अनसीट करने जा रहे हैं, क्योंकि करप्शन के कुछ उन्होंने मामले उठाए हैं। प्लस वहाँ पर सबसे बड़ी बात है मोदी गारंटी बहुत काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की जो है ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी है, जिसको भुनाते हुए आपने देखा होगा कि जो प्रधान जो हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं हम लोग के प्रधान साहब, जो पूरी तरह से लगे हुए हैं, और वो इस तरह से चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि इस बार जो है बीजेडी हटेगी तो आने वाले समय के चीफ मिनिस्टर वही होंगे। मतलब इस तरह से वहाँ उनको माहौल बना हुआ है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये अभी मतलब पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नवीन पटनायक अभी भी कमजोर स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर आज चौथे चरण का चुनाव जो था कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वो बहुत नामी उम्मीदवार हैं, और इनका जब ईवीएम जब एक दो और एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि कृष्णानगर से वेस्ट बंगाल में जो महुआ मोइत्रा भी चुनाव लड़ रही हैं, महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं, उनकी आपने देखा होगा जब एक पार्लियामेंट एक कंट्रोवर्सी हुई, उनकी मेंबरशिप खत्म की गई। और दूसरी देखेंगे कि आप आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बीजेपी छोड़ के उनको टीएमसी ज्वाइन करके लड़ रहे हैं, और टीएमसी में उन्होंने 2022 के बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ा और जीता, अच्छे मार्जिन से जीता, क्योंकि बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी से 2 बार जीते थे वो छोड़ के टीएमसी
टीएमसी में चलेंगे। और उनके खिलाफ जो है एस.एस. अहलूवालिया जो कि पुराने नेता, किसी जमाने में कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में आए, तो उन्होंने दार्जिलिंग से भी जीता और पश्चिम बर्धमान सीट है जो जहाँ से कीर्ति आज़ाद लड़ रहे हैं, वहाँ से भी 2019 में जीते थे। अब वो जो है शत्रुघ्न सिन्हा को चैलेंज कर रहे हैं आसनसोल से। उसके कारण ये है कि आसनसोल में जो है उनकी ज़मीन है, एक तरह से पैतृक ज़मीन है, वहीं के पैदा हुए हैं, तो इस वजह से एस.एस. अहलूवालिया साहब जो है उनको चैलेंज कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पूर्वांचली वोट जो वहाँ पर भोजपुरी स्पीकिंग काफ़ी लोग हैं वहाँ आसनसोल में, वो लोग किस तरह से अहलूवालिया को सपोर्ट करते हैं या फिर शत्रुघ्न सिन्हा उनको खामोश कर पाएंगे वहाँ से, ये देखना होगा। इसके लिए सर अभी 20-22 दिन का इंतजार है। देखिए 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये सारी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं नतीजे आपके सामने होंगे 4 जून को सुबह से ही। हम लोग जब 4 जून जिस दिन नतीजे ईवीएम खुलेगी तब हम आपको बताएंगे कि कौन बढ़त है, और शाम तक तो सभी नतीजे आ भी जाएंगे। तो देखिए चौथे फेज की वोटिंग आज हो चुकी है। आज लगभग आज 96 सीट पर वोटिंग हुई है, और इन 96 सीटों में से कौन कितनी सीटें जीतेगा ये आपको 4 जून को पता चलेगा। तमाम चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए India.com, और रोजाना हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।